आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने वर्चुअली ड्रोन से किया केदारनाथ में निर्माण कार्यों का निरीक्षण। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। कहा, श्रद्धालुओं में बढ़ोतरी के साथ ही निर्माण कार्यों में आती है थोड़ी परेशानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भर्ती घोटाले को लेकर बयान। कहा, विधानसभा स्पीकर द्वारा गठित कमेटी कर रही अपना काम, दोषियों पर होगी कार्रवाई। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कोटद्वार दौरा। सभी विभागों के अधिकारियों के लिए समीक्षा बैठक। विकास परियोजनाओं में हो रही लेट लतीफी को लेकर जताई नाराजगी। गृह अपर मुख्य सचिव राधा रितुड़ी ने ली पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक। बच्चों महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की गंभीरता को लेकर की गई चर्चा। डीजीपी अशोक कुमार समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी जारी। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। तो 25 से 30 सितंबर के बीच हो सकती है मानसून की वापसी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में निर्माण कार्यों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के निरीक्षण किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल इस बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने केदारनाथ बद्रीनाथ में चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति जानी है। कार्य तेजी से चल रहे हैं और दिसंबर 2023 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ दौरे पर आ सकते हैं। उन्होंने पहले से ही उन्हें इस दौरे के लिए अनुरोध किया है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ धाम महायोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट है और केदारपुरी में 3 चरणों में पुनर्निर्माण कार्य होने हैं। प्रथम चरण के कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि द्वितीय चरण के कार्य हो रहे हैं। समय समय पर केदारनाथ जी का तो पहले से ही जो है वो चाहे वर्चुअल हो चाहे ड्रोन के माध्यम से लगातार उसकी समीक्षा करते रहते हैं। और आज केदारनाथ जी के साथ साथ बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, उस मास्टर प्लान पर भी चर्चा हुई। और साथ में जो कल्चर डिपार्टमेंट है उसने भी बहुत रास्तों में से लेकर शंकराचार्य जी की जो समाधि है उस पर बहुत सारे काम कल्चर डिपार्टमेंट के पुरातत्व विभाग के अनुसार होने हैं। उन सभी पर चर्चा हुई और हम लोगों ने यहाँ से, चूँकि जो समय सीमा तय की गई है उसमें तेज़ी से काम हो रहा है। इस बार जहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण से जो काम करने में एक चुनौती बन गई थी कि ज़्यादा भीड़ होने के कारण से कार्य प्रभावित न हो, लेकिन इस बार कार्य प्रभावित नहीं हुआ है। इस बार गत वर्षों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा काम हुआ है और लगातार बर्फ के समय में भी काम कर रहे हैं। और जो इसका हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि दिसंबर 2023 तक संपूर्ण कार्य पूरे कर लिए जाए। समय समय पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली प्रवास के बाद गुरुवार को देहरादून पहुंचे। यहां उन्होंने भर्ती घोटाला मामले को लेकर कहा कि वह पहले ही विधानसभा स्पीकर से इस पूरे मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध कर चुके हैं। विधानसभा स्पीकर द्वारा गठित कमेटी अपना काम कर रही है और जो भी भर्तियां बैकडोर से हुई है उनको निरस्त करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कि विधानसभा की भर्तियों में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। जैसे प्रकरण सामने आया तो हमने तत्काल विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि आप इस पर जांच करवाइए और जांच करवाने के बाद दोषी जो पाए जाते हैं या जो गलत नियुक्तियां हैं अवैध तरीके से हुई हैं
उन सबको निरस्त किया जाना चाहिए। मैं तो अपना मंतव्य पहले उनको दे चुका हूँ और इस दिशा में काम भी हो रहा है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी गुरुवार को कोटद्वार में के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक पर विकास कार्यों की प्रगति, प्रस्तावित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट और जनता से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने जनहित की विकास परियोजनाओं में हो रही लेटलतीफी को लेकर नाराजगी भी जताई। पहले तो सारा मैंने रिव्यू किया कि हमारी सारे डिपार्टमेंट्स का, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, जल संस्थान हो, कृषि हो, हॉर्टिकल्चर हो, सारे वेटनरी हो, उनका रिव्यू किया और जो भी समस्याएं पिछले 2-3 महीने में, क्योंकि ये बैठक एक बार पहले भी मैं कर चुकी हूँ, 2-3 महीने में जो चीज़ें मेरे समक्ष आई हैं या जो मैंने देखी हैं, उन बारे में अफसरों के साथ बातचीत हुई है, किस तरह से प्रोग्रेस हुई है, कितनी सड़कें बनी हैं, पानी की क्या स्थिति है, क्यों हमारे सैंक्शंस नहीं हो पा रही चीज़ें, तो इन सब जिला योजना में क्या आया है, खनज में, खनन न्यास में हमें क्या मिल सकता है। तो इस तरह की जो बैठक हुई है उसकी आज हमने यहाँ पर बैठक ली है और मैं आशा करती हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी, चाहे वो रोड का डामरीकरण हो, हमारी इंटरलॉकिंग टाइल्स हो। अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने गुरुवार को देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की और बैठक के बाद हुई विचार गोष्ठी में शिरकत की। इस दौरान पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार सहित कई सीनियर आईपीएस अफसर भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में राधा रतूड़ी ने स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में कदम बढ़ाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अब हाईकोर्ट में जमा होने वाले शपथ पत्र ऑनलाइन होंगे और मुकदमों में गवाही भी ऑनलाइन ही कराए जाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बच्चों व महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर गंभीरता के साथ और संवेदनशीलता के साथ पुलिस के काम करने पर प्रतिबद्धता जताई। बहुत सारे पहलू तो ऑलरेडी पूरे हो गए हैं। जैसे पुलिस का जो ऐप बना है उसमें अब काफ़ी लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं। फिर जो हम लोगों का CCTNS नेटवर्क है, सारे थाने उसमें जुड़ गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं। इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मीडिया का भी पूरा सहयोग पुलिस विभाग को मिले और जो पुलिस के अच्छे काम है उसको आप लोग जनता तक पहुंचाएं और जनता से और एक्सेसिबल हो जाए, जिससे सीधे लोगों का समाधान हो। EFIR का भी हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है। ये सब स्मार्ट पुलिसिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही है, निसंदेह इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और ऑनलाइन एफिडेविट कराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के जो सरकारी जो हमारे गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं उनसे थोड़ा टाई अप होना है। तो मैडम से भी आज बात हुई है, तो हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द ऐसा सिस्टम हो जाए कि ऑनलाइन ही जो है एफिडेविट उसकी डिस्कशन हो जाए गवर्नमेंट काउंसिल का आयोग के साथ, और ऑनलाइन ही उसका ड्राफ्ट बन जाए, फिर वो चेक हो जाए, तो फिर आसान हो जाएगा। हमारे आयोग के हाई कोर्ट में चक्कर कम लगेंगे। इसी तरह से जो ऑनलाइन ट्रायल या एविडेंस की बात है वो थोड़ा सा और बड़ा मुद्दा है, और उसके होने से तो बहुत फ़ायदे तो बहुत होंगे। तो वो भी जो है प्रक्रियाधीन है। मैडम ने कहा है कि उसको कराने का प्रयास करेंगे। सांसद अजय टम्टा अल्मोड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग एवं मेडिकल कॉलेज की समीक्षा बैठक ली। वहीं बैठक में स्वास्थ्य सेक्टर पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज महिला चिकित्सालय और बेस चिकित्सालय में स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता पखवाड़े के तहत लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करना सुनिश्चित करें। मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा बेस हॉस्पिटल और महिला हॉस्पिटल, इन तीनों के लिए मैंने बोला है कि जो स्वच्छता अभियान भारत सरकार के माध्यम से चल रहा है उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग करिए, और जो कचरा हॉस्पिटल से निकलता है उसको कैसे हम डिस्ट्रॉय करने के लिए एक प्लानिंग करिए, जो अभी तक कर रहे हैं ये लोग। उससे बड़ी अब प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बनने के बाद हमारे पास ज़्यादा वेस्ट आएगा और उससे कोई समस्या उत्पन्न ना हो, और स्वच्छता पखवाड़े के माध्यम से हम इसको भी एक लक्ष्य को निर्धारित करें। यहाँ जो सर्जरी और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल कॉलेज का बनना है, उस मेडिकल कॉलेज के साथ सारे लोगों की एक क्लस्टर बना करके कि यहाँ से रेफर केस ना हो। प्रदेश भर में स्कूलों के जर्जर हो चुके भवनों को लेकर अब शिक्षा विभाग मिशन मोड में नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि चंपावत की घटना के बाद विभाग में सभी निदेशकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वह जर्जर भवनों की सूची जल्द से जल्द उपलब्ध करा दें। डीजी शिक्षा ने कहा कि संख्या का पता लगने के बाद उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी।
सुबह इसमें बैठक ली गई थी और जैसा कि आप सबको पता है पूर्व में इस तरह की एक दुखद घटना हमारे यहाँ हुई जहाँ निष्प्रयोज शौचालय गिरने से एक बच्ची की मृत्यु हो गई थी। तो आगे से इस तरह की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो उसको लेकर के उन्होंने काफ़ी गहन मंथन किया था। सचिव साहब भी उसमें उपस्थित थे, सारे निदेशक थे। तो उसमें जो हमारे ऐसे भवन हैं जो निष्प्रयोज्य हैं तो उनको आपदा प्रबंधन के तहत कैसे नियमानुसार करके उसको डिमोलिश करना है उसको करना है। प्लस जो हमारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी रिपेयरिंग करने की ज़रूरत है उसके लिए भी पूरा एक हम लोगों ने बनाया है कि हम सारे स्कूल चिन्हित कर लेंगे जहाँ जहाँ रिपेयरिंग की ज़रूरत है और जहाँ कुछ नया बनाने की ज़रूरत है तो एक मिशन मोड में अभियान चला करके हम लोग इसको ठीक करेंगे। ऋषिकेश में जीएसटी के रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइल को लेकर आ रही दिक्कतों के संबंध में अधिकारियों ने जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिसमें जीएसटी के अधिकारियों ने व्यापारियों से उनके समस्याओं को सुना और ज्यादातर समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। वहीं जो समस्याएं उच्च स्तर की थी उन्हें आला अधिकारियों को फॉरवर्ड कर समस्या का समाधान कराने का भरोसा अधिकारियों ने दिया। ऋषिकेश में जीएसटी के लिए जागरूकता अभियान किया, तो इसमें हम व्यापारियों से मिलकर के ये जानना चाह रहे थे कि व्यापारियों को क्या समस्याएं आ रही हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में उनको क्या समस्या आ रही हैं, इसके अलावा रिटर्न फाइलिंग में उनको किसी तरह की समस्या आ रही है। तो हमने ज़्यादातर उनसे लिखित में भी लिया, मौखिक उनके प्रश्नों का समाधान किया जो हमारे स्तर पे था। इसके अलावा कुछ अगर उनको और भी समस्याएं हैं तो उसके लिए वो 10 से 5 तक हमारे ऋषिकेश कार्यालय में कभी भी आ सकते हैं, इस बारे में भी उनको अवेयर किया। और इसके अलावा समाधान के संबंध में कई व्यापारियों के अंदर जिज्ञासा थी कि समाधान के डीलर किस तरह से उनको क्या सुविधाएं मिलती हैं, उसको हमने उनका निस्तारण किया। कुछ कंपोजिशन के संबंध में डीलर थे, उनको ये जानना था कि उनके रिटर्न फाइलिंग का क्या स्टेटस होता है, क्या पोजीशन होती है, किस अगर वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाते तो उसका क्या है। तो उसको भी हमने उन्हें बताया कि आप अगर SMS के माध्यम से भी चाहें तो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से कई हम लोगों ने यहाँ पर इशूज डिस्कस किए व्यापारियों के। राजधानी देहरादून के राजीव गांधी स्टेडियम में क्रिकेट मैच शुरू होने के चलते सुरक्षा की दृष्टि से रूट डाइवर्ट किया गया है, जिसे लेकर यातायात एसपी अक्षय कोंडे ने बताया कि पूरी तैयारी कर ली गई है। करीब 3 अतिरिक्त जिलों में फोर्स मंगाई गई है और सोशल मीडिया के जरिए सभी को सूचित भी कर दिया गया है। साथ ही सभी लोगों से 4 व्हीलर का इस्तेमाल कम से कम करने की अपील की गई है। दून पुलिस द्वारा पूरी तैयारी हो चुकी है। हमें लगभग 3 अतिरिक्त जिलों से भी फोर्स मिल चुका हुआ है। इसमें आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन की और यातायात की ड्यूटियां लग गई है। पुलिस द्वारा इसको सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए और आपके जरिए भी सबको सूचित कर दिया जा रहा है। यहाँ लगभग 7:30 बजे से रात को 12-1 बजे तक हर रोज़ संडे तक मैचेस रहेंगे। संडे का मैच दोपहर से शुरू होगा और अधिक संख्या में भीड़ भी वहाँ होगी, VIP भी रहेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है, जो भी रूल्स बनाए, इसमें कुछ पार्किंग व्यवस्थाएं बनाई गई है स्टेडियम के आसपास में, दुपहिया के लिए किया है और जो 4 व्हीलर्स के लिए पार्किंग है वो स्टेडियम से थोड़ी दूरी पे है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप शेयरिंग कैब से आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुपहिए पे आए ताकि आप नज़दीक जा सके। उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। राज्य में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने और क्रीमिलेयर का दायरा संशोधित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है, जिसके चलते हल्द्वानी के नगर निगम सभागार में ओबीसी सर्वेक्षण के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश BS वर्मा के नेतृत्व में हुआ, जहां उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग को सही आरक्षण देने के लिए जो सर्वेक्षण कर रहा है उसमें कमियां हैं। यह सर्वेक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर हो रहा है। देखिए, जन सामान्य की इसमें भागीदारी होनी है और जन सामान्य से ही हमको आंकड़े एकत्र करने हैं। शहरी निकाय क्षेत्र, गांव और शहर में थोड़ा फर्क है। गांव में ग्राम प्रधान या कोई भी प्रतिनिधि किसी को बता देगा, वहाँ जानते हैं, सब जाति के आधार पर सबको जानते हैं। शहर में बराबर वाले को भी नहीं जानता, इसलिए शहरी निकाय वालों को कहा गया है कि वो गहन अध्ययन करें और जो आंकड़े जो हम देंगे प्रपत्र उसमें सही तरीके से भरें। और हमारा विचार है महाराष्ट्र की तरह है कि यहाँ पे हम शहरी क्षेत्रों में कम से कम एक इंडिपेंडेंट सर्वे भी करवाएंगे। ये माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है, हाई कोर्ट का नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मामलों में एक सुनवाई की गई, जिसमें
जो पंचायतों का आरक्षण था ओबीसी का, उसको चैलेंज किया गया था। तो जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना निष्कर्ष दिया है कि राज्य सरकार को ओबीसी के लिए आरक्षण करने का अधिकार है, लेकिन वो ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया होने के पश्चात ही आरक्षण को प्रभावी कर सकेंगे। ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के अंतर्गत उनको डेडिकेटेड कमीशन बना के एम्पिरिकल डाटा, अनुभवजन्य डाटा प्राप्त करके उसके आयोग के माध्यम से तब रिजर्वेशन की प्रक्रिया करनी है। देहरादून के विकास नगर में बहुजन परिवार की ओर से की जा रहे महापंचायत को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ, जिसका आयोजन भारतीय संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के संयोजक दौलत कुमार कंवर की अगुवाई में किया गया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए दौलत कुंवर ने कहा कि देश में पिछले लंबे समय से पिछड़े और कमजोर तबके का शोषण किया जा रहा है, जिसके खिलाफ दिल्ली में आगामी 23 सितंबर को एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड सहित देश के तमाम राज्यों से 500 से अधिक संगठन के लोग शिरकत करेंगे, जहां इन मुद्दों को लेकर चर्चा करने के बाद संसद घेराव की रणनीति भी तैयार की जाएगी। अभी हाल में 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से लाल किले से एक आह्वान किया और अमृत वर्ष जो मनाया गया, उत्सव मनाया गया, उनके जवाब देने के लिए जिस तरीके से राजस्थान के अंदर 9 साल के बच्चे को मार दिया और बिल्किस बानो के हत्यारों को 15 अगस्त के दिन जेल से रिहा करके ऐसा स्वागत करवाया जिस तरीके से हो सकता है उन्होंने कोई मेडल जीत के लाया हो। और अभी हाल में ही कुमाऊं के अंदर जगदीश हत्याकांड, कितना जो 2 बार का विधायक का चुनाव लड़ चुका है वो लड़का, उसको किस तरीके से हथौड़े से मार मार कर मौत के घाट उतारा, इसी को लेकर लगभग 500 संगठन कनाड प्लेस के पास पंचकुया रोड अंबेडकर भवन ग्राउंड में 23 तारीख को एक महापंचायत करने जा रहे हैं। संसद भवन घेराव कार्यक्रम के लिए हम कूच करेंगे। उत्तराखंड के शक्ति फार्म स्थित देवनगर तालाब में मगरमच्छों का निकलने का सिलसिला जारी है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का व्याप्त है। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि आए दिन तालाब में मगरमच्छ निकल रहे हैं, जिससे अनहोनी की आशंका बनी रहती है। इसी बीच ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग की टीम के हवाले किया है। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के बागजाला गांव में हाथियों ने किसानों की धान की कई एकड़ फसल रौंद डाली है। किसानों ने वन विभाग से हाथियों पर रोक लगाने और फसल का मुआवजा दिलाने की मांग की है। इधर नुकसान का नैनीताल कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंदरपाल आर्य ने क्षेत्र के पीड़ित किसानों के साथ खेतों का मौका मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने सरकार से किसानों के हुए नुकसान पर तुरंत मुआवजा देने की मांग की है। पौड़ी जनपद की यमकेश्वर तहसील स्थित एक रिसोर्ट की रिसेप्शनिस्ट रहस्यमय परिस्थितियों से लापता हो गई है। यह रिसेप्शनिस्ट जनपद पौड़ी के श्रीकोट पट्टी नांदलस्य की रहने वाली थी। वहीं लापता हुई रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर अपर जिला अधिकारी पौड़ी से मुलाकात की और इस पूरे घटनाक्रम से उन्हें अवगत कराया। जसपुर क्षेत्र में पुलिस काफी एक्टिव मोड पे दिखाई दे रही है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान तमंचे के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं लगातार पुलिस अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगा रही है। गश्ती के दौरान चौकी इंचार्ज श्री कौशल वाकई द्वारा
2 व्यक्ति पकड़े थे नए तमंचों के। इसमें एक निज़ामगढ़ जसपुर का है, पतरामपुर जसपुर का है और इनके पास से, दोनों के पास से असला पकड़ा गया। जी हाँ, कंटिन्यू लगातार हमारे टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई करती रहेगी। लश्कर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, गिरफ्तार चोरों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की 10 बाइकें भी बरामद की है। लश्कर कोतवाली में एसपी देहात परमेंद्र ढोभाल ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। खबर उधम सिंह नगर के बाजपुर से है, जहां सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस और एसओजी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने छापेमारी कर नकली सीमेंट की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 500 कट्टे भरे और 900 कट्टे खाली बरामद किए हैं और मौके पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर एसओजी टीम और पुलिस के ने संयुक्त रूप से गोदाम की छापेमारी की। इस दौरान खराब सीमेंट को बारीक कर दोबारा नए कट्टे में भरा जा रहा था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। राजधानी देहरादून पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो घरों की नकबबाजी करते हुए चोरी करते हैं और आईएसबीटी चौकी के तहत एक घर में चोरी की गई है, वहीं जिसमें करीब 7 लाख का सोना चोरी कर लिया गया है। जिसका खुलासा करते हुए एसएसपी दिलीप सिंह कुमार ने बताया कि रिपोर्ट के बाद एक टीम गठित की गई और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं उनसे पूरा माल भी बरामद कर लिया गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मानसून विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने मौसम विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। साथ ही कुमाऊं मंडल की पहाड़ी जनपदों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत में भारी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मानसून की वापसी 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच हो सकती है। देहरादून में लगातार हो रही बारिश से चंद्रबनी चयोला के क्षेत्र की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी किस कदर सड़कों पर बह रहा है, मानो ये सड़कें नहीं कोई समंदर हो। और अभी मौसम विभाग ने कुछ दिनों तक इस बारिश से राहत की कोई गुंजाइश नहीं बताई है, जिसमें आने वाले दिनों को लेकर लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।